because of some issues in computer, and we were talking about stereotyping, if you remember. स्टीरियोटाइप का मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोगों के बारे में या चीजों के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं और फिर उन चीजों को या लोगों को देखते हैं तो उनको स्टैम्प उसी पर ही कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी इलाके के लोगों के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग ऐसे होते हैं, तो हम यानी जैसे अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, तो आप किसी अमेरिकन को देखें तो पहली बात आपके ज़हन में आती है कि ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन होएगा। तो ये चीज़ जो है इसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। और ये जनरलाइज्ड आइडियाज होते हैं जो वाइडली नोन है दुनिया भर में, और लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको दे रही थी, इसको मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बता देती हूँ, बिकॉज कल थोड़ी सी क्लास में टेक्निकली कोई इंटरप्शन हो गई थी। ऐसा पहले नहीं हुआ, कुछ पिछली क्लासेस इतनी स्मूथ गई हैं, लेकिन कल की क्लास में थोड़ा सा ये इशू आ गया था, तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको ये इसमें आया प्रॉब्लम। तो हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात भी की थी, देन स्टीरियोटाइपिंग की बात की थी। ये डेफिनेशन आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ। ये आपको जो नजर आ रही है मेरा कर्सर, स्टीरियोटाइप्स रिफर्स टू जनरलाइज्ड आइडियाज, एक जनरल आइडिया है या इमेजेस अबाउट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर्स, कि लोग दुनिया भर में इसके बारे में बात करते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर, बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, हमने कल देखा कि लड़के अच्छी स्पोर्ट्स करते हैं। गर्ल्स आर इमोशनल, ब्लैक पीपल बेस्ट एथलीट होते हैं, चाइनीज राइस खाते हैं। तो ये बातें जो हैं हमने सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये बहुत हद तक सच भी होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंडिविजुअल के ऊपर आप अगर अप्लाई करें तो ये चीज एप्लीकेबल है। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। तो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो डिफरेंट लोगों के लिए, सोशल क्लासेस के लिए, जेंडर्स के लिए, रिलीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक मिसाल जैसे यहाँ पर आपको ब्लॉक में नजर आ रही है कि लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड। अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो लोग लो क्लास से होते हैं उन वो एजुकेशन ज्यादा नहीं लेते। मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वेमेन, ये भी एक पॉइंट लिया जाता है। एंड यू नेवर नो, समटाइम्स अ वुमेन टर्न टू बी सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू मेन। आप जैसे खवातीन जो है बॉक्सिंग करती हैं या रेसलिंग इवन कर रही हैं या कोई स्पोर्ट्स करती हैं, तो वो हर खातून जो है वो हर मेन से स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो ये एक बना हुआ है एक स्टीरियोटाइप। इसी तरह चाइनीज जो है वो बड़ी कंपैटिटिव रेस है, यानी बहुत ही वो आगे निकलने की कोशिश करती हैं। और ये बात भी आप अगर हर चाइनीज पे लगाएं तो जरूरी तो नहीं कि सारे चाइनीज ऐसे हों। तो स्टीरियोटाइप्स जो है वो एक जनरलाइज्ड आइडियाज है। लेकिन स्टीरियोटाइप का फायदा क्या है, ये मैं आपको जब भेजूंगी नोट्स तो आप पढ़ लेना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका फायदा ये होता है कि हम लोगों के बारे में एक राय लेकर, जैसे मैं किसी और कंट्री में जाऊं तो वहां के कल्चर के बारे में मैंने जो सुन रखा है वो या तो मुझे हेल्प करेगा उन लोगों से बात करने में, या वो कहीं मुझे तंग भी कर सकता है कि यानी मैं तो बिल्कुल नेगेटिव सोच लेके गई हूँ जबकि वो लोग जो है वो बहुत अच्छे थे, या जिन पर्टिकुलर लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा है वो अच्छे थे। तो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं कल्चर के बारे में या सोसाइटी के बारे में, वो आपको बाजुकात प्रेजुडिस बना देते हैं, बाइस्ड बना देते हैं। तो आप जो है वो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ एज के बारे में, एक एज स्टीरियोटाइप है कि ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, कि सारे बूढ़े जो लोग हैं वो भूलते हैं। अब आपको क्या पता कि एक बंदा जो है, आपने सोचा कि बूढ़े बाबा जी हैं इनको कहाँ याद रहना है, लेकिन आपको क्या पता कि भला की उनकी जो है मेमोरी है और उनको एक एक चीज याद है। आप समझ रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला। इसी तरह ये स्टीरियोटाइप बूढ़ों के बारे में है। रिलीजन के बारे में है कि इस्लाम इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर रिलीजन। कुछ नॉन जो मुस्लिम्स हैं उनका ख्याल है कि ऐसा है, तो दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट। ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है आजकल। ये वैसे किताब में इसका जिक्र है, मैं इसे बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से नहीं है कि मैं इसको इस एग्जाम्पल में समझती हूँ कि इतना वो नहीं है कि फिट बैठता है, लेकिन सम हाउ चले जो भी आप कह लें। जैसे इसकी जगह मैं अगर आपको कहूँ कि जैसे आप कहते हैं कि मुसलमान जो होता है वो बहुत ही फराख दिल होता है, वो बहुत ही हेल्प करता है लोगों की। अब आप अगर कोई और नॉन मुस्लिम किसी मुसलमान से मिले
जो कि बिल्कुल ही हेल्प नहीं करता, तो वो कहेगा ये क्या मैंने सुना था, ठीक है। इसी तरह प्रोफेशन के बारे में, ऑल लायर्स आर ग्रीडी। आप कहते हैं जितना वकील है वो बहुत खाता है, आई एम सॉरी वैसे ही मैं बात कर रही हूँ। या जो आप जो हैं डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा उनको लालच है और वो एक से मर्ज दूसरा बताते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये प्रोफेशन के बारे में स्टीरियोटाइप्स है। या आपको पॉलिटिशियन का हो कि जी पॉलिटिशियन जो है हमेशा दे मेक प्रोमिसेस एंड दे नेवर कीप प्रोमिसेस। तो ये हो सकता है कि आपकी एक ऐसे जो है पॉलिटिशियन से बात हो जो कि इतनी जो है एक्सेप्शनली अच्छे हों, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड की खातून है, वो लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए। इसके अलावा सिंगापुर के लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो बहुत बुरे हालात थे उनके, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ने बहुत ही ज्यादा जो थे मेरिट पे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, और इस तरह उनका जो जितना भी पॉलिटिशियन आता है वो कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी नहीं ऐसे लोग होते। इसी तरह और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको बेस्ट कंट्रीज कहा जाता है, जो कि लोगों के यानी कि उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो वो लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली होते हैं, यानी सिंसियर होते हैं। इसके बाद चीजों के बारे में है कि ऑल स्विस वॉचेस आर परफेक्ट। आप स्विस वॉच खरीदें कभी आपको नुकसान नहीं होगा। हो सकता है किसी बंदे ने स्विस वॉच ही खरीदी थी, उसको नुकसान हुआ। ऐसे एक मेरे हमारे जानने वाले हैं, टोयोटा गाड़ी उन्होंने बुक करवाई। अब टोयोटा उन्होंने बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी है, लेकिन नई गाड़ी के इंजन में कोई ऐसा डिफेक्ट था कि वो तो फिर सर पकड़ के बैठ गए ना। उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं, मैंने तो बारी पूरी बुक करवाई और मुझे ये मिली। वो जिंदगी में शायद दोबारा कभी टोयोटा गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो मैं ये इस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि मैं टोयोटा गाड़ी के खिलाफ हूँ, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। इसके बाद है ऑल चाइनीज पीपल लुक अलाइक। ये ना कह देना चाइनीज को बड़े नाराज होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये रेस है। स्टीरियोटाइप के बारे में कहा जाता है ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दे आर सिंपलर देन रियलिटी। यानी रियलिटी से सिंपल होते हैं, बाजू का रियलिटी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने सुना था कि लोग ऐसे होते हैं, इससे भी बुरे होते हैं। दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स रादर देन ओन एक्सपीरियंस। अब मुझे जो मेरे बड़ों ने बता दिया, हमें जैसे लोगों कास्ट के बारे में लोग कितना बता देते हैं, फला कास्ट के लोगों से ना मिलना, फला इलाके के लोगों से ना मिलना, वो ऐसे होते हैं। वो आपने तो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो आपको आपकी जो फैमिली है, लोग हैं, वो आपको बताते हैं इसके बारे में। इसके बाद दे आर एरोनियस बाय देयर वेरी नेचर। एरोनियस होता है द थिंग्स विच इज एरोनियस बोलते हैं इसको, कि विच इज फुल ऑफ एरर्स, कि बहुत ही एरर्स इसके अंदर होते हैं, यानी परफेक्टली 100% ठीक नहीं होती। दे रेजिस्ट चेंज इफ एंट्रेंस डीपली। एंट्रेंस का मतलब है किसी चीज का बहुत ही अंदर तक चले जाना। अगर आपके दिल में किसी के लिए बहुत नफरत घड़ी हुई है, या आपके फैमिली में आपको आहिस्ता से ये बात पता चली है कि जी फला लोगों से नहीं मिलना, तो अगर उनमें मैं अगर कहूं कि नहीं नहीं तुम चेंज सोचो, अपने दिमाग में ऐसा नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, सचमुच नहीं कह रही कि आप करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी के बारे में इतने पक्का सोच लेते हैं, जैसे हिंदूज हैं उनके बारे में हमारा पक्का ख्याल होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हम समझते हैं कि वो कभी मुस्लिम्स के साथ अच्छा नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है, इससे हमें क्या होता है कि हम स्टीरियोटाइप कर लेते हैं लोगों को, और वो चीजें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट भी होती हैं। तो ये हमारा जो है यानी सिंप्लीफाइड है, हम इस पे ट्रस्ट करते हैं, और ये सारा जो है आपने इस पे यानी ये बात खत्म हो गई। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आ गया है, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो असल में आपको मैं हेडिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। यानी आपके दिमाग में थिंकिंग जो है वो आती है तो क्या होता है, ये अगला टॉपिक है, बिल्कुल अगला टॉपिक है। तो इसको दिखाने के लिए मैं चेक करती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने जी बिल्कुल, ये स्लाइड्स पे मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, और ये वही स्लाइड्स हैं जो आपने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में देखी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। एक तो मैं आपको जो भी मैंने टॉपिक खत्म किया है, आपको नजर ये जल्दी जल्दी इसलिए गुजारी हूँ कि इसका जिक्र हम कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि स्टूडेंट पे कहते हैं कि आपने इतनी तेजी से क्यों गुजारी है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बताने लगी हूँ कि यहाँ पर हमने जो देखा स्टीरियोटाइप्स आ गए। आप देखिए स्टीरियोटाइप के बारे में लोग कहते हैं मैन डोंट क्राई, आदमी रोया नहीं करते, ठीक है। एक्ट लाइक अ मैन, अब मैन जो है वो क्राई नहीं करते। तो अक्सर ये स्टीरियोटाइप है आदमियों के बारे में। तो इसी तरह लिखा हुआ है जैसे हस्बैंड्स खाना नहीं पका सकते, तो कहा सो इजी हस्बैंड कैन कुड डू इट क्या। और इसी तरह ही ये नीचे एक एड है, इस पे लिखा हुआ है यू मीन अ वुमन कैन ओपन इट, यानी
तुम कहना चाह रहे हो कि ये ऐसी तुमने बॉटल बनाई है जो खातून भी खोल सकती है, वरना खातून से बोतल या खुलती नहीं है। तो इसी तरह ही ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। अ शेफ डज एवरीथिंग बट कुक व्हाट वाइफ्स आर फॉर, कि यानी खवातीन का काम है सिर्फ कुक करना, जो शेफ है वो भी वो काम करती है जो कि खवातीन यानी बीवियां करती हैं। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। फिर स्टीरियोटाइप यहाँ पर मैंने एक स्लाइड पे लिखा हुआ है कि ये जनरलाइज्ड आइडियाज होती हैं, लोगों को प्रेजुडिस बना देते हैं, बायस्ड बना देते हैं, आपकी ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल नहीं रहती। इसी तरह जो सबसे ज्यादा दुनिया में मशहूर है स्टीरियोटाइप्स, वो हैं जेंडर्स के बारे में, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन स्टीरियोटाइप्स, खवातीन के बारे में, कि कहा जाता है खवातीन जो है वो एग्रेसिव नहीं होती, मर्द एग्रेसिव होते हैं। आप फौरन जो सुन रहे हैं मेल, हो सकता है कानों को हाथ लगाएं कि ना ना, ये कैसी बातें आपने कर दी, हमें पता है कि कितनी खवातीन एग्रेसिव होती हैं। तो असल में ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। खवातीन हमेशा डिपेंडेंट होती हैं, मर्द हमेशा इंडिपेंडेंट होके कहता है भाई मैं अकेला ही जा रहा हूँ। खवातीन कहेंगी फला साथ मेरे चला जाए, या कोई सहेली मेरे साथ चलो चली जाए, बट मोस्टली दे आर लाइक दिस। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जैसे अभी यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, बड़ी इमोशनल होती है एंड क्राइज अ लॉट, बहुत रोती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जो है सोचती हैं कि ऐसा सबके लिए नहीं है। ठीक है। इसी तरह खवातीन के बारे में कहा जाता है मैथ्स अच्छा नहीं उनको आता, जबकि लड़कों में मैथ्स बड़ा अच्छा है। और पता है एक और चीज क्या है, एक और स्टीरियोटाइप है, खवातीन अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती, लोगों का ख्याल है कि अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। ठीक है। अगर कोई आगे खातून ड्राइव करी हो तो बंदे पीछे कोशिश करते हैं कि उसकी जगह ले लें, हालांकि वो 100% ठीक कर रही हो, उसने आगे वाली गाड़ी से स्पेस ठीक रखी हो, लेकिन नहीं बाज आते, क्योंकि ये दिमागों में एक स्टीरियोटाइप फिट हुआ हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो मैं ये आपको ऑनेस्टली ऐसी बात बता रही हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। और इसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो, हाँ, खवातीन खवातीन जो है वो एथलीट नहीं हो सकती और मर्द हो सकते हैं। और ये बात जरूर सही है कि खवातीन जो है उनके अंदर ट्रैफिक सेंस थोड़ी कम होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं खुद जो कभी ड्राइव करी हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि अगर एक आंटी है, मैं कहती हूँ आगे लग गई है, अब ये नहीं जाने देगी, तो अब वही बात हो जाती है कि अगर लेन आपकी एक है तो आंटी ने नहीं हटना, आप लेफ्ट से किसी तरह से गुजर के आगे आए, लेकिन उन्होंने बाज नहीं आना। जी, ये बात तो होगी स्टीरियोटाइप की, बात खत्म हो चुकी है, हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको मैं बात समझाने लगी हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये बात आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इसको समझने से आपको ये बात समझ आएगी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। हुआ ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वह दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। एक हमारा ब्रेन का हिस्सा है, उसे राइट ब्रेन कहते हैं, दूसरे हिस्से को लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, इसकी स्टडी कर सकते हो कि जो लोग ज्यादा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ज्यादा इमेजिनेशन में रहते हैं, उनको इंट्यूशंस आती हैं, आर्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। ठीक है। ये सारे लोग कौन है, जो राइट ब्रेन उनका डोमिनेट करता है। जबकि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले जो लोग होते हैं वो लॉजिक की बात करते हैं, एनालिटिकल होते हैं, मैथ्स जिनको ज्यादा आता है, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस होती है। तो आप जो, यानी कहने का मतलब है ज्यादा वर्ड्स पर स्ट्रेस देते हैं, इमेजिनेशन में कम रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे, और कई दफा लोग पता है कैसे आपको पहचानते हैं, कुछ कुछ लोग समझते हैं घड़ी जो पहनते हैं ना लोग, लेफ्ट साइड पे घड़ी पहनी है कि राइट साइड पे घड़ी पहनी है, उससे भी चेक करते हैं कि कौन सी ब्रेन डोमिनेंस है। बस बातें ही कुछ बनी हुई है, कुछ सच भी है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम बैलेंस होते हैं। ठीक है। हम बैलेंस होते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मुझे बहुत अच्छा मैथ्स आता है तो मुझे म्यूजिक भी बजाना आता है। ठीक है। तो हो सकता है आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट प्लस आई कैन डू गुड स्टैट्स, मैथ्स, अकाउंटिंग, मैं कर सकती हूँ एक, या आप कर सकते हैं। तो ये आपके ब्रेन है, ये ब्रेन सारा कुछ क्या है, ये आपको थिंकिंग सिखाता है। अब इसके लिए आपको मैं थिंकिंग पे लेके जा रही हूँ, प्लीज जरा गौर कीजिएगा बात को। जब हमारा ब्रेन थिंक करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को छोड़ दी, वो तो बात समझ में आ गई कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा आपका एक्टिव होगा और आप किस तरह के इंसान होंगे। यहां पर हम सीखने जा रहे हैं कि अगर एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज सोचो, अगर तुमने एक लफ्ज को सुना, सिर्फ सुना, तो तुम ब्रेन के देखो किस हिस्से में एक्टिविटी चल रही है। इसमें जो रेड रेड कलर, ऑरेंज कलर नजर आ रहा है ना,
और सारे सारे सेल्स इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी शो हो रही है जो आपके ब्रेन के इस हिस्सा में हो रही है। एक लफ्ज को सुनने से आपके इस ब्रेन में एक्टिविटी होती है। फिर आप उस लफ्ज को अगर देखते हो, मसलन सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, तब आपके ब्रेन के किस हिस्से में एक्टिविटी चलती है, ठीक है। फिर सबसे नीचे वाले पे आ जाओ, यू जस्ट थिंक अबाउट अ वर्ड, यू डोंट सी द वर्ड, यू डोंट हियर द वर्ड, बट यू थिंक अबाउट द वर्ड। तुम्हारे आज जेहन में आया कि मैंने आज एक लफ्ज सीखा, स्टीरियोटाइपिंग। लफ्ज स्टीरियो के बारे में तुम सोच रहे और तुम्हारे ब्रेन फ्रंट लोब पर आपकी एक्टिविटी फ्रंट आ गई। और अगर तुम उस वर्ड को स्पीक करते हो, तुम्हारा स्पीच वाला जो पार्ट है वो सेंटर वाला है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा ब्रेन की जो थिंकिंग होती है वो ज्यादा फ्रंट पे होती है और बाकी एक्टिविटीज हर वक्त चलती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, आगे कुछ सीखोगे नहीं, तो तुम्हारे दिमाग को जंग लग जाएगा। तो इसलिए दिमाग को एक्टिव रखा करो, वो मूव करता रहे, ठीक है, उसके सेल्स जो है मूव करते रहे। तो यहाँ पर ब्रेन वर्किंग मैंने आपको सिखाई। फिर उसके बाद हम एक और चीज सीखेंगे आज, ना सिर्फ थिंकिंग के बारे में कि हम थिंक करते हैं, हम किस तरह के थिंकर हैं। दो तरह के प्रैक्टिकली थिंकर होते हैं, एक होते हैं क्रिटिकल, एक होते हैं क्रिएटिव। अब पहले पढ़ने से पहले इस स्लाइड को मेरी बात सुन लो गौर से। क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो बहुत एनालिटिकल होता है, सारे आइडियाज वो एक पॉइंट पे इकट्ठे करके उसके ऊपर सोचता है। वर्टिकल थिंकिंग करता है, यानी ऊपर से नीचे पॉइंट सोचता है, उससे नीचे वाला पॉइंट करते करते लास्ट पॉइंट तक चला जाता है। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो ज्यादा आइडियाज जनरेट करता है। डाइवर्जेंट उसकी थॉट्स होती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बहुत ज्यादा सोचता चला जाता है और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता रहता है, जजमेंट नहीं करता और उसकी सोच बहुत सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखिएगा कि ये नीचे लिखा नजर आ रहा है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाला बंदा होता है। और जो सिर्फ क्रिएट सोचता रहता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े शायराना, बस शायरी कर सकते हैं, उनको नहीं पता बाकी जिम्मेदारियों का, बस सिर्फ शायर है। अगर वो सिर्फ शायर हैं तो फिर वो क्रिएटिव थिंकर हैं और वो राइट ब्रेन डोमिनेंस वाले हैं, बाकी उनको नहीं पता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं पता पूरी डिटेल का, लेकिन जहां तक मैंने गालिब की लाइफ के बारे में पढ़ा, गालिब को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, मैं बहुत एडमायर करती हूँ। मैं वैसे आपकी उनकी लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि उनके खत लिखे हुए हैं जिसपे लिखा है कि छत टपक रही है, पानी जो है वो नीचे बारिश का टपक रहा है। इसका मतलब है उनके हालात जो है वो ठीक नहीं थे, मगर वो पोएट बला के हैं। तो क्या होता है कि मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, जो बंदा जैसा है वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकता है, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए। वो जमाना था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही उसके पास कोई व्हाट्सएप था, ना उसके पास कोई स्मार्टफोन थे। उस जमाने में लोग बहुत लिमिटेड सोच रखते थे। अब आपकी सोच जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ख्यालात में रहते हैं तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ भी आनी है, हमने रोटी भी खानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो आप मेल जो है पर्टिकुलरली, उनकी तो जिम्मेदारी है, दे आर सपोज टू बी ऑल द टाइम अर्निंग हैंड्स। खवातीन जो है वो हेल्प कर दें, आपको सपोर्ट कर दें, बहुत अच्छा है। ये नहीं मैं कहती कि आई एम गोइंग टू बी वेरी लाइक ऑर्थोडॉक्स मेरी सोच है कि खवातीन जो है वो जॉब ना करें, मैं खुद काम नहीं करती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आदमी जो है, मेल जो है, उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो हमें प्रैक्टिकल बहुत होना होता है। तो हमारी किस ब्रेन की डोमिनेंस है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे अपनी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं, आप कैसे हैं, और देख सकते हैं कि हम किस तरह पहले से बेहतर हो सकते हैं। इसके बाद ये है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो राइट साइड वाले हैं क्रिटिकल थिंकर है, डाइवर्जेंट एक पॉइंट से आगे सोचते हैं, आगे सोचते हैं, आगे सोचते हैं, वो आपके जो होते हैं वो क्रिएटिव लोग होते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं, यहाँ पे लिखा है की प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी है स्टॉप किलिंग योर ओन आइडियाज। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है एवरीबडी इज क्रिएटिव। हम में से सब लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते हैं। तो इसका मतलब है प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि वी शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। अब अगर तुम एक मैनेजर लगते हो किसी ऑफिस में, तो तुम्हें क्या होना चाहिए, सोचो, क्रिटिकल या क्रिएटिव।
मैं जवाब दूंगी दोनों। मिसाल के तौर पर एक जूनियर है, ठीक है, वो आपके पास आता है एक रिपोर्ट लेकर, आप सीनियर हैं, आप उसमें से पूरा एनालिसिस करेंगे और उसकी मिस्टेक्स बताएंगे कि जी आपकी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, ये तो तुमने बता दिया, यू आर एनालिटिकल, यू आर क्रिटिकल थिंकर। लेकिन जब उससे आपने ये बताना है कि भाई इसमें जो है गलतियां कैसे ठीक करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, तो अब आपको क्या होना चाहिए? क्रिएटिव थिंकर। यू आर क्रिएटिव इनफ टू थिंक न्यू ऑन न्यू आइडियाज। और उसके लिए एक मैं आपको चीज बताऊं, एक बहुत खूबसूरत टर्म है, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ये सचमुच ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग जो है वो बाहर डब्बे से बाहर निकला है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे हटकर सोचो, नए तरीके से सोचो और तुम मसले को हल करोगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम ऑफिस में बैठे हैं, किसी मसले को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारी क्रिएटिव स्किल्स ही नहीं होती, हम कर ही नहीं सकते। अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक टीम के लीडर हैं, तो हमें तो क्रिएटिव होना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। मिसाल इस तरह से है कि अमेरिका में किसी शहर के अंदर, किसी स्टेट में, किसी शहर के अंदर एक केस स्टडी थी, वो मैं आपको उससे शेयर कर रही हूँ। उसमें क्या हुआ कि मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करने लगी हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करने लगी हूँ। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं ना, वो क्रिटिकल भी होते हैं, वो एनालिसिस भी करते हैं। हुआ ये कि एक शहर के अंदर एक हाई राइज बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट बिल्डिंग। अपार्टमेंट बिल्डिंग ज्यादातर कराची के लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन सी है। लाहौर में कम है, इस्लामाबाद में भी कम है, लेकिन कराची में ज्यादा है। तो हाई राइज जो है अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, उसमें पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे क्योंकि किराया बड़ा मुनासिब था। लेकिन हुआ ये कि लोग बहुत ज्यादा छोड़ छोड़ के जा रहे थे। जब बहुत ज्यादा लोग किसी जगह से निकल जाएं तो उसे कहते हैं मैस एक्सिडस, यानी एग्जिट होना। बहुत बड़े लोगों का, तादाद में लोगों का मैस एग्जिडिस, बहुत ज्यादा लोगों का बाहर निकल जाना। तो लोग जो है निकलना शुरू हो गए। अब वो जो मालिक था अपार्टमेंट बिल्डिंग का, उसने बड़ा परेशान, उसने कहा कि देखा देखे देखे, एक महीने में 4 लोग छोड़े, अगले महीने में भी 5-6 लोग और छोड़ गए, ये क्या हुआ? मेरे 8-9 अपार्टमेंट्स तो बिल्कुल ही खाली हो गए हैं, तो अब क्या बनेगा? उसने एक जो एनालिटिकल रिसर्चर्स की टीम को बुलाया, जो आर्किटेक्ट वगैरह थे उनको बुलाया और कहा कि आप जरा इसका एनालिसिस करें। सर्वे किया, एनालिसिस किया, उन्होंने सारा कुछ पता किया, लोगों से पूछा, कर करा के सारा स्ट्रक्चर देखा, उन्हें समझ आ गई कि हुआ क्या है। इस बिल्डिंग की जो एलिवेटर्स हैं, उसकी लिफ्ट है, बहुत स्लो है। वो इतने लोग सिक हो जाते हैं उसके स्लो होने की वजह से। वो कहते हैं कि हमारी कोई बस नीचे आनी है या हमने जाना है, या हमारी कोई नीचे गाड़ी यानी पार्क हुई है बेसमेंट के अंदर से, वहां गाड़ियां बेसमेंट में ज्यादा पार्क होती, तो वहां पे जाना है, तो ये तो बहुत देर लग जाती है। तो दे आर सिक ऑफ दैट, दे वांट टू आई मीन एस्केप। वो चाह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? एक टीम आई कंस्ट्रक्शन वाली, उन्होंने आके कहा कि जी अगर आपने एलिवेटर को पूरा चेंज कराना है तो उस पर इतना खर्चा आएगा जितना कि पूरी बिल्डिंग बनाने का खर्चा होता है। पूरा स्ट्रक्चर निकालो, नया डालो, इम्पॉसिबल। वहां पर एक एक्सपर्ट, छोटा सा यंग उनमें से टीम में एक बंदा था, लड़का था, उसकी आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग थी। और उसने क्या थिंकिंग की? उसने कहा कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। वो अच्छी तरह ह्यूमन साइकी को समझता था। उसने एलिवेटर्स की दीवारों में मिरर्स लगवा दिए और म्यूजिक इंस्टॉल करवा दिया। लोग वहां पे जाते थे, म्यूजिक बजता रहता था खूबसूरत सा, और लोग इंजॉय करते रहते थे। और जनाब, शीशे लग गए हैं, मिरर लग गए हैं, एक दूसरे को देखने की जरूरत तो नहीं जरूरी है। कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, खवातीन लिपस्टिक भी लगा सकती हैं। तो उन्होंने देखा कि लोग जो है उससे अब बिल्कुल बोरियत खत्म हो गई और वो ठीक हो गया। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स आप पे जो मिलते हैं हमें, चाहे वो ऐसा प्रोजेक्ट है या हम किसी भी चीज पे काम करें, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। इसका कोई और हल जरूर होता है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर के बारे में आपको मैंने बताया। एक और हमारी इस सीन में, इस पूरे सीन में एक स्टूपिड इंसान शामिल होता है, उसे हम कहते हैं अनक्रिटिकल थिंकर। कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, प्रिटेंड करेगा कि मुझे ज्यादा पता है।
गेट एनॉयड बाय प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा एनॉयड हो जाएगा, इम्पेशेंट होगा, बेसब्रा, और हमेशा ही पहले ही इंप्रेशन ले लेगा पहली दफा ही लोगों को देखकर, और सिर्फ अपनी ओपिनियन पे सोचता है, ठीक है, और ऐसे आइडियाज को फॉलो करता है जो उससे मैच करते हैं, क्योंकि उसने सोचना ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो फील आती है ना, जैसे कहते हैं ना मेरी गट फीलिंग्स है, उसको जो एक फील आती है ना, बस उसके पीछे चल पड़ता है, ठीक है। और वो ज्यादा थिंकिंग नहीं करता, वो कहता है मैंने ज्यादा सोचा ना, बस मैंने नहीं सोचना, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं, इन्हें हम अनक्रिटिकल थिंकर कहते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बस दिखा देती हूँ, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़कर मैं, चूंकि मैं आपको ये भेज दूंगी, आपको जो पहले भी नोट्स हैं उनको प्लीज पढ़िए, आपको भेज दूंगी थिंकिंग प्रोसेस की ये डेफिनेशन हम देखते हैं। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यूज इवन व्हेन वन इज स्लीपिंग। जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तो हमारी थिंकिंग क्यों चलती रहती है, इसीलिए आपने कभी नोट किया है कि ख्वाब आते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था पढ़ाते हुए, नॉकटर्नल ड्रीमिंग कल मैंने बताया था थोड़ा सा, अगर जो लोग लाइव सुन रहे हैं शायद उनके पास तो होगा, जिन्होंने रिकॉर्डिंग पता नहीं उनको मिली है कि नहीं। तो मैंने कल बताया था कि नॉकटर्नल जो आपकी जो ख्वाब होते हैं, रात के ख्वाब होते हैं, वो हमें आते हैं जो हम दिन में सोचते रहते हैं, तो हमारी थिंकिंग जो है वो चलती रहती है। लेकिन हम थिंकिंग के साथ क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को जज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारे काम हमारे दिमागों में चलते रहते हैं। इसके बाद एक और चीज इसमें आएगा कि जो आपकी जो थिंकिंग होती है ना, उसके बारे में बताऊं, फीलिंग और थिंकिंग में थोड़ा फर्क होता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो थिंकिंग होती है ना, वो बस सुपरफिशियल होती है, आते रहते हैं दिमाग में ख्यालात, लेकिन फील जिसको कोई करता है ना, वो डीप उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अगर साइंस से पूछे, तो साइंस कहती है फील तो आप अपने 5 सेंसेस से कुछ भी फील कर लेते हो, लेकिन उसके बारे में सोचते हो, जब उस पर पॉन्डरिंग करते हो, उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हो, जजिंग करते हो, तो वो ज्यादा डीप होती है। तो ये एक छोटी सी इसके ऊपर लोगों की बहस है। थिंकिंग के दो तरीके, एक क्रिएटिव थिंकिंग है, जिसमें लोग जो है वो नई नई चीजें सोचते हैं। इसके कुछ चीजें मैंने यहाँ बोल्ड की हैं, सुनिए कि क्रिएटिव थिंकर के क्या क्वालिटीज हैं। क्रिएटिव थिंकर इज ऑलवेज क्यूरियस, क्यूरियस मीन तजस्सुस से भरा, लुक्स एट द प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटीज, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वो एज एन अपॉर्चुनिटी उसको लेता है। मिसाल के तौर पर, मैंने इसमें मैं हमेशा लोगों को एग्जाम्पल दिया करती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि एक और जगह पर हमने इसको, मैं चूंकि बहुत सी ट्रेनिंग्स कराती हूँ, तो इसलिए बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में आती है जो लोगों को कराई होती है। एक दफा एक कोई कहीं एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी थी, उसमें हमने ब्रेन जो है हमारे क्या सोचते हैं उसके ऊपर हमने काम किया। उसमें हमने ये देखा कि दो लोग थे, जरा थोड़े से बच्चे थे, तकरीबन 9-10 साल की उम्र के, उनके माइंड के ऊपर रिसर्च की जा रही थी, उन्हें तो नहीं पता था की जा रही है, तो उनके पेरेंट्स हेल्प कर रहे थे, और वो ना ट्विंस थे, आइडेंटिकल ट्विंस थे, शक्लें मिलती थी। अब इंटरेस्टिंग बात सोचिए, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनकी तो आपस में कोई ना कोई सोच मिलने का हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर मेरे अपने दो नेफ्यूज हैं, तो वो दोनों ही, यानी वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल बड़े होके थोड़ा फर्क हो गए हैं, बट दे आर नॉट द सेम, दे आर इंटायरली डिफरेंट, मुख्तलिफ काम करते हैं। एक जो है बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला है, और एक बहुत ही कंफर्टेबल। तो ये दोनों तरह के लोग हैं। तो उन्होंने उनको जब रिसर्च की और उनके बारे में जब बात की, तो उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने देखा कि उसको, एक बच्चे को एक कमरे में भेजा जिसमें कि एक घोड़ा बंधा हुआ था, और बड़ी स्मेल सी आ रही थी घोड़े की, और सारा वहां पे इतनी सफाई भी नहीं थी, जैसे काइंड ऑफ स्टेबल होता है ना, अस्तबल का घोड़ा होता है वैसा था। दूसरा जो बच्चा है उसको एक ऐसे कमरे में, जो कार्पेटेड कमरा है, बड़ा अच्छी उसकी लगा हुआ है, जो भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ये जो भी माहौल ठीक है, बहुत से टॉयज पड़े हैं, गेम्स पड़ी हैं। अच्छा, वो 1 घंटा पता नहीं उनको कहा कि आपने यहीं पे रुकना है। जब बाहर निकले दोनों लड़के, तो जो लड़का था ना टॉयज वाला, वो अपने बाप को ना बहुत ही ज्यादा कहने लगे, आप मुझे कहाँ छोड़ दिया था, मतलब मैं थक गया था, मैं तंग आ गया था, मैं क्या करता, बेशक आपने टॉयज थे, मतलब मैं सिक हो गया था। जो बच्चा निकला है घोड़े वाली उधर से कमरे से या स्टेबल से, उसने फौरन ही बाप को कहा, अब्बा मुझे प्लीज एक घोड़ा ले दे, मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है।
तो उसपे क्या हुआ कि आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने प्रॉब्लम को एज अपॉर्चुनिटी लिया, उसने पूरे घोड़े की जो है उसने अच्छी तरह से उसकी रिसर्च की, कैसे होता है, किस तरह होता है, और उसने सोचा कि मैंने भी घोड़ा एंड अप विद द डिसीजन कि मैंने घोड़ा ले लिया। तो इस तरह हम, ये मैं आपको ये जो बातें बता रही हूँ ना, आप बिलीव करें ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग में करवाते हैं, जिसमें हम लोगों को दिमागों को खोलने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया करो, प्रॉब्लम को लेके रोना ना बैठ जाया करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा इख्तियार नहीं। अभी जैसे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपकी क्लास लेट हुई है, मैं क्या कर सकती थी, टेक्निकल इशू आ गया और इसमें मेरा जो है कंप्यूटर जो है वो शुरू हो गया अपडेट के ऊपर, और उसने जो है अगर मैं उसको बंद करती तो उस बाजू का सारा डेटा चला जाता है, बहुत से प्रॉब्लम चलती। मेरे पास कोई इसका हल नहीं था क्योंकि इसी कंप्यूटर पर सारी जो चीजें मैंने आपको पढ़ानी यहीं पे पढ़ी हुई थी, तो मैं और किसी डिवाइस के ऊपर नहीं पढ़ा सकती थी। तो ये एक क्या है, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब मैं सोचने में पड़ गई हूँ कि मुझे कोई ना कोई और हल भी सोचना चाहिए। आई शुड बी कीपिंग द मटीरियल विच आई एम यूजिंग इन द नेक्स्ट वीक ऑन माई यूएसबी, उस पर रख लूं ताकि मैं दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकूं। आप मेरी बात समझ गए ना, और मैं ऐसे ही करूंगी। तो हमें चीजें सिखा देती है। नेक्स्ट है, ही enjoys taking challenges and is comfortable with imagination। मैंने भी आपको बताया, क्रिएटिव थिंकर जो है वो इमेजिन करता है, चैलेंजेस को लेता है, कोई बात नहीं आने दो चैलेंज। उसके बाद क्रिएटिव थिंकर चैलेंजेस assumption does not give up easily। मतलब आपने assumption की, आपने assume किया, आपने कहा जी जो साथ वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, वो इतने बजे जब जाते हैं ना तो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं। ये आपकी assumption है, मैंने इस पे नहीं कान धरना, मैंने खुद जाके देखना है कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक क्रिएटिव पीपल सेल्फ गवर्निंग होते हैं, यानी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जजमेंट में बहुत फ्री होते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और किसी हद तक इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिव पता कौन होते हैं? जो फॉरन डिसीजन लेते हैं एकदम से। वैसे आमतौर पे मैं आपको बताऊं, इंपल्सिव होना इतना अच्छा भी नहीं होता, जरा थोड़ा सा सोच के बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्योरली क्रिएटिव हैं, प्योरली, और क्रिटिकल का टच भी नहीं है, तो आप इंपल्सिव होते हैं एंड प्रेफर कॉम्प्लेक्सिटी। उन्हें सादा सीधा चीजें नहीं अच्छी लगती, उन्हें मुश्किल चैलेंजेस दो, वो लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, दे डेवलप द एबिलिटी टू डील विद एम्बिगुइटी। और उनके अंदर ये एम्बिगुइटी मीन जो चीजें क्लियर नहीं होती उनके साथ पूरा निमटते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो होती है उनका स्ट्रक्चर निकालते हैं। अब जैसे मैंने भी आपको कहा कि एलिवेटर जो है उसकी उन्होंने प्रॉब्लम निकाली, क्या करें, एलिवेटर नहीं चेंज हो सकता, तो ठीक है छोड़ दें, और बिल्डिंग जो है वो किसी वक्त बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगी खाली, ठीक है, और कोई लोग सारे निकल जाएंगे, तो आपने उसका कोई हल निकाला। तो इसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, क्रिएटिविटी का आपकी जिंदगी में बहुत रोल है। आपकी दुनिया में जितनी चीजें आ गई हैं, यहाँ तक कि आपके पास क्या आ गया है, सबसे ज्यादा अगर मैं समझती हूँ ना, इस दुनिया में चीज आई है जो इस वक्त टॉप पे चल रही है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टॉप पे जा रही है ना, बेशक इससे जो भी नुकसान हो रहे हैं, लेकिन टॉप पे जा रही है। आपने देखा होगा, अगर आपके रोबोट कितने हैं, आपने सोफिया रोबोट की देखी है? जो वीडियोस हैं आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखी होगी। और उसको, जो इंसानी शक्ल के रोबोट है ना, सोफिया, और उसको जो है सिटीजनशिप भी दी गई है, सऊदी अरब ने भी दी हुई है। तो आप जरा देखिएगा ये क्या है। तो ये बहुत ही ज्यादा चीजें, इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये मैं शॉर्ट करके आपको भेजूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में जो चीजें तुम देखते हो, एक पहले जमाने, आपको याद है ना, जो अंग्रेज का दौर था इधर हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उस जमाने की जो गाड़ियां वो वहां से आई और वो चलती थी, याद है? उस जमाने की गाड़ियां, अब गाड़ियां देखिए, रोज एक नई एरोडायनामिक और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां आई जा रही हैं, सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां हैं। अब आपकी, आपने जो पिज्जा है डिलीवरी हो रही है, वो खुद ही गाड़ी चल के आती है। आपके पास एक नंबर होता है, जब आपने ऑनलाइन कराई होती है, बाहर कंट्रीज में स्टार्ट हुआ हुआ है, और आपके पास गाड़ी रुकती है, आप अपना वो नंबर बोलते हैं या डालते हैं, गाड़ी का शीशा खुलता है, आपका पिज्जा अंदर पड़ा, आप ले लें, गाड़ी चल पड़ती है फिर। तो ये सारा कुछ जो है, सारी कुछ क्या आ रहा है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से आ रहा है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप चीजों को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ये इसके अंदर है। और ये आपका
आपके अंदर एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। आप अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं और उसके लिए आपको जो चीजें आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं ना, वो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के जरिए। आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस के जरिए आप इसको हासिल करते हैं। ये आपका जी 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ी सी आपको कंपैरिजन होगा ही, मैं आपको भेज दूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग क्रिटिकल होते हैं, वो एक्यूरेसी हासिल करते हैं, अनक्रिटिकल, अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखा भी दी है, वो प्रिटेंड करते हैं और कहते हैं मुझे आता है, प्रिटेंड करते हैं कि मुझे आता है, जबकि जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो कहता है कि नहीं, अगर उसे नहीं आता ना तो वो मानता है कि मुझे नहीं आता और वो अपनी गलती को कबूल करता है। उसके बाद एक और चीज इसमें है कि ओपन माइंडेड होते हैं क्रिटिकल, अनक्रिटिकल क्लोज माइंडेड होते हैं। ये एक चीज बस मैंने आपको लास्ट इसमें सिखानी थी, ये क्लास में हाईलाइट करी हूँ। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक जो है ना, वो असल में पता क्या है? ग्रुप थिंक एक आप समझ लें एक ऐसी टेंडेंसी है आपके अंदर कि जो लोग ग्रुप एक सोच रखता है आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कभी नोटिस किया, 5 लोग नारा लगा रहे थे एक जगह पे, छठा एक बंदा भी शामिल हो गया, उसे पूछा तुम क्या नारे लगा रहे हो? कहता पता नहीं, ये लगा रहे थे मैं भी लगा रहा हूं। ऐसा बंदा अनक्रिटिकल होता है, वो ग्रुप थिंक का शिकार हो जाता है। जो सब कर रहे होते हैं करना शुरू कर देता है। भाई तुम्हारी अपनी अकल नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच नहीं है, तुमने खुद को सोचना है कि मेरी क्या सोच है, मुझे क्या चाहिए। तो आपने देखा कि अनक्रिटिकल थिंकर जो होता है ग्रुप थिंक का शिकार हो जाता है, और जो क्रिटिकल होता है वो अपनी क्या करता है, अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को लेके चलता है। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अनक्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्टीरियोटाइपिंग, ये हमने खत्म किया। इंट्रापर्सनल के तमाम एस्पेक्ट हमने खत्म किए, और आपको भी नोट से कल इंशाल्लाह मैं कल तक इसको ठीक करके भेजती हूँ, आप इनको पढ़िएगा। और अगर कोई चीज समझ ना आई तो आप जरूर मुझे इस तरह अगली क्लास में ग्रुप में आप कर लीजिएगा। अब आपके पास जो है, मेरे पास टाइम है बहुत अच्छा, आपको सिर्फ 1 मिनट मुझे लगेगा, मुझे फाइल जो है वो लेनी है, और उस फाइल में मैं आपको जी जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके आप एक फाइल जो है उसको मैं यहाँ से लूं और फिर मैं आपको शो करती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। असल में आपका जो नया टॉपिक है ना अगला, वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है? उम्मीद है आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आपको शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और फिर आप इसको मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको लिखना आना है, ठीक है? ये तो आपको लिखना आना है, यानी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको एक लेटर लिखना आएगा और आपको एक रिपोर्ट लिखनी आएगी, ज्यादातर अभी लेटेस्ट स्टूडेंट को यही आया है। अब जरा बहुत ही प्रैक्टिकल बात पे आ गए, और इस प्रैक्टिकल बात में आज हम आपको जैसे एक सर्वे कराते हैं। अब आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लें और सोच देखना शुरू करें कि ये क्या है। फिर मैं आपको इसकी डिटेल, इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज, वो आपको नेक्स्ट वीक में कराऊंगी। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं इसको जरा नोट करें। रिपोर्ट राइटिंग जब आप करेंगे पेपर में, मैं पहले वहां से बात करती हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगी रिपोर्ट्स होती क्या है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि मैं आपको एक सफारी पार्क अगर लेके जाऊं, ठीक है? और सफारी पार्क पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँ कि जी आप एंटर होंगे, आप राइट पे ये एनक्लोजर्स हैं, लेफ्ट में ये एनक्लोजर्स हैं, आगे गाड़ी ले जाना वहां ये है, तो शायद आपको याद ना रहे। तो पहले मैं क्यों ना आपको सर्वे ही करा देती हूँ सफारी पार्क का, या जू का, या म्यूजियम का, तो आपकी आपसे बात जब करूं तो आपको मेरी बात समझ आए। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? आपको, जैसे मैं आज कंपनी ज्वाइन करूं, मैं उसकी पुरानी रिपोर्ट्स को पढूं, तो मुझे कंपनी की तमाम वर्किंग जो पीछे हुई है पास्ट में,
उसका पता चल जाएगा। वो सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी में है या सॉफ्ट में है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। आप एक वाकया हुआ 9/11 का, एक वाकया हुआ, ठीक है। आपका क्या ख्याल है उस पे कितनी रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी होंगी, हर हर एस्पेक्ट के ऊपर, जिसमें उसके मॉनेटरी एस्पेक्ट और जितनी कैजुअलिटीज हुई, जितना वहां पे डिमोलिश हुई जगह, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, या कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनी, उसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स होंगी, है कि नहीं। अब ये बात नहीं है कि आप कहेंगे इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखी जाती है। एक और रिपोर्ट है जिसकी आप रोज वास्ता पढ़ता है, वो क्या है, न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हो ना, अखबार में क्या पढ़ते हो, रिपोर्ट राइटर, न्यूज रिपोर्टर नहीं होता जो आपको न्यूज देता है कि फला जगह ये होगा, फला जगह ये हो गया है, ठीक है। और वेदर रिपोर्ट्स, हर वक्त हम देखते हैं जी अब वेदर कैसा रहेगा, अगर मुझे ट्रेवल करना है तो मैं वेदर रिपोर्ट देखकर जाऊंगी, तो इसको रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस वाले जो है वो कोई ना कोई सर्वे करके आता है या इलाके का पूरा चक्कर लगा के आता है, वो आके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट का लफ्ज जो है वो बड़ा आम है। और ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी में बहुत तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर प्रोग्रेस कितनी हुई, उसका नाम हमने क्या दिया जी, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि जी हमने एक काम करना है, हम चेक करते हैं कि ये काम हमारा यानी प्रैक्टिकल होगा कि नहीं, उसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी है कि किसी चीज की वायबिलिटी, होगा कि नहीं होगा, उसे हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट कह दिया। एक रिपोर्ट है जो मैंने आपको देनी है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन है, उसको इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैंने कह दिया। एक रिपोर्ट है जिसमें एनालिसिस किया है किसी सिचुएशन का, किसी प्रोजेक्ट का, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट मैंने कह दिया। साल के बाद रिपोर्ट लिखी गई, एनुअल रिपोर्ट कह दिया हमने, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो तुम करोगे, जो रिसर्च करोगे, जो टॉपिक पे बात करोगे, उस रिपोर्ट का वही नाम हो जाएगा। अब रिपोर्टों के नाम क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, ये सारी थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। अभी मैंने बताना शुरू कर दिया तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, आपको मेरी बात भी समझ नहीं आएगी। अभी मैं आपको रिपोर्ट्स पे लेके जा रही हूँ जो आपने बनानी सीखनी है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने एक बात दिल में बिठा लेनी है कि मुझे पेपर में एक रिपोर्ट आएगी, मैंने उसमें क्या पार्ट्स बनाने हैं। बेसिकली जनरली आपने जो रिपोर्ट बनानी है उसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी। मैं आपको ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट लिखा आ रहा है ना, ये भी भूल जाओ, ये भी अभी भूल जाओ, ये क्या है शॉर्ट रिपोर्ट क्या है, मिस हम शॉर्ट लिखेंगे हम लॉन्ग लिखेंगे, अपने दिमागों में कोई टेंशन ना डालो, सिर्फ मुझे ये सुनो इसके पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में से पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। आपने रिपोर्ट शुरू करनी है और आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी ये रिपोर्ट किसने आपको कही लिखने को, उसको हम टर्म ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। या आपने टर्म ऑफ रेफरेंस की हेडिंग देनी है या आपने इंट्रोडक्शन की देनी है, आपने दोनों नहीं देनी, उनमें से एक चॉइस करनी है, आपको स्लैश लगी है। अब होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, आपको मैं मजे की बात बताऊं, आपने क्रैमिंग कर लेनी है, रट्टा लगा लेना है इनके नामों का और इनके स्टार्ट का। मैं कुछ स्टार्ट आपको भी शो कर देती हूँ और फिर मैं आपको गाइड करूंगी, इन स्टार्ट्स को आपने याद कर लेना है। और पेपर में जैसी भी रिपोर्ट आएगी, स्टार्ट तो सेम ही रहेगी, हेडिंग्स तो सेम ही रहेंगी, वो आपने करनी है। अब इसमें वेरिएशन क्या आएंगी, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ एक कहते हैं ना सीधे स्ट्रेट लाइन पे सीखो। आपने इंट्रोडक्शन देना है कि मुझे किसने कहा रिपोर्ट लिखने को और मैं क्यों रिपोर्ट लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है। और इस रिपोर्ट में मुझे क्या चीज पेश करनी है, ठीक हो गया। फिर मैंने उसके बाद अगली मेरी हेडिंग आएगी मेथोडोलॉजी, यानी मेरा दूसरा काम ये होता है कि मैंने रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या रखा। वो रिपोर्ट का प्रोसीजर से पता क्या मुराद है, मैंने किस तरह डेटा कलेक्ट किया, वो मेरी मेथोडोलॉजी है। मैं या तो हेडिंग लगाऊंगी मेथोडोलॉजी की या हेडिंग लगाऊंगी प्रोसीजर की, दोनों में से कोई एक। अब मेथोडोलॉजी मेरी क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैंने जी सर्वे किया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप ही के कोर्स में ना आईसीएमए के किसी पुराने पेपर में एक रिपोर्ट आई हुई है कि आप कोई मटेरियल सप्लाई करते हैं, आप सप्लायर हैं, आप मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो आपके गोडाउन में, आपके जो स्टोर है, जो आपका वेयर हाउस है,
वहां पर आग लग गई, खुदा ना खास्ता आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वो तो आपने सर्वे कर लिया। अब आग लग गई है, आपके बॉस ने एक सर्वे टीम बनाई और आपको हेड बनाया और कहा जाके सारा सर्वे करो और रिपोर्ट लिखो। आप चले गए, आपने रिपोर्ट बनाई, आपने वहां पे लिखा जी आपके कहने पर, इंस्ट्रक्शन पर मैंने रिपोर्ट तैयार की, जो कि फायर जो है वो ब्रेकआउट हो गया था वहां पे और इतना नुकसान हो गया था। उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी में लिखा कि जी मैं या मेरी टीम ने वहां पे जाकर सर्वे किया है, फिजिकली जाकर। नंबर 2, वहां के जो गार्ड हैं, स्टाफ था, उनका इंटरव्यू किया है, जाके इंस्पेक्शन की है, और कुछ टेक्निकल स्टाफ आप लेकर गए हैं जो कि वहां पे देखता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ था तो क्यों हुआ था। आपको जो जो होते हैं टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन बता सकते हैं ना। आप तो अगर एक इंजीनियर हैं या ये कुछ और आप करते हैं या आप मैनेजमेंट के लोग हैं, आपको क्या पता। आपने मेथोडोलॉजी में पॉइंट्स लिखे, जितना रिपोर्ट के अंदर हेडिंग्स दोगे और जितने बुलेट पॉइंट्स दोगे, उतना रिपोर्ट पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है, और वो अट्रैक्टिव लगती है, और एग्जामिनर आंखें बंद करके आपको नंबर दे देगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपने मेथोडोलॉजी का हेडिंग दी, एक नंबर 1 ये किया, नंबर 2 ये किया, नंबर 3 सर्वे किया, नंबर 4 ये किया, सारा आपने लिख दिया। अब मेथोडोलॉजी के बाद आपकी फाइंडिंग्स की हेडिंग आती है। फाइंडिंग्स का मतलब है मैंने क्या पाया, उस पर आपने क्या पाया, यानी आपके जो फैक्ट्स सामने आए वो क्या थे, और आपको पता चला हो सकता है कि किसी की नेग्लिजेंस से ऐसा हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं, खुदा ना खासा सिगरेट वगैरह पीने वाले लोग हैं, वो सिगरेट का कुछ आपने उससे आग लग जाती है, या शॉर्ट सर्किटिंग थी, स्पार्क निकल रहे थे, उसको ओवरलुक किया, आपको बड़ी दफा कहा था लेकिन आपने उसको ठीक नहीं करवाया, और छोटी सी मिस्टेक से आपके सारा जो है माल जो है वहां पे जल गया, सारा स्टॉक आपका जल गया। तो कुछ फाइंडिंग्स आपने वहां पे हासिल की। फाइंडिंग हासिल करने के बाद आपकी अगली हेडिंग आएगी, जिस तरह आपने मेथोडोलॉजी की थी पॉइंट्स में, आपने फाइंडिंग्स के पॉइंट्स करने हैं और फिर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपने बताना है कि हाँ मैं कंक्लूड करता हूं कि ऐसे वाकयात हो गए हैं, इतना नुकसान हुआ है, आइंदा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और उस पर फिर तुम रिकमेंडेशन देने लिखते हो। आप लिखते हो जी मैं रिकमेंड करता हूं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और फिर खत्म हो जाएगी। अब आखिर लिखा है समरी। आप समरी नहीं लिखेंगे, पता क्यों? समरी आमतौर पे लिखी जाती है, एक रिपोर्ट है जी, पूरी रिपोर्ट लिख ली, उसको समराइज कर दिया कि जी रिपोर्ट इस पर थी, हमने सर्वे किया था, मेथोडोलॉजी ये ली थी, और फिर वहां पे हमें ये पता चला, और फिर हमने देखा कैसा है, तो हमने रिकमेंड किया कैसा होना चाहिए। ये एक समराइज कर देते हैं। ये तब होता है जब आपके बॉस के पास टाइम नहीं होता और वो समरी पढ़कर पूरा आइडिया ले लेता है, और उससे रिलेटेड पॉइंट अगर पढ़ना हो तो वो रिपोर्ट में पढ़ लेता है। मैं आपको लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स बताऊंगी जिस पे आपको एमसीक्यूज आते हैं, उसमें एक समरी होती है, उसे एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आता है। पूछते हैं जी लंबी रिपोर्ट है, जैसे एक पूरी इतनी मोटी बड़ी रिपोर्ट है जैसे आपकी बुक होती है, या कई जिल्दों पर है, बाजुकात एक रिपोर्ट जो है वो उसके वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी इसीलिए आपको 9/11 का वाकया बताया कि 9/11 पे रिपोर्ट्स पता नहीं कितने वॉल्यूम्स की रिपोर्ट लिखी गई होंगी, ठीक है, सर्वे किया होगा टीम्स ने, रिसर्च की होगी, उस पर बनाई होंगी। तो रिपोर्ट की फिर एक समरी बनती है, उसे एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी इज मेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स who don't have time to read the whole report. They just go through the summary, and if they want the relevant material पढ़ना तो वो चैप्टर खोल के वो पढ़ लेते हैं। तो आपने ये एक मैंने आपको चीज सिखाई है। अब ये चीजें याद रहेंगी ना आपको, इंट्रोडक्शन या टर्म ऑफ रेफरेंस, मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर, फाइंडिंग्स मैंने क्या पाया, ऐसे ही हेडिंग आएगी, कंक्लूजन। अच्छा जब आपके पास टाइम कम होगा ना, अगर आप पेपर दे रहे होंगे, मेरी बात याद रख लेना, कंक्लूजन को स्किप कर देना, टाइम लगेगा लिखने में, छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिकमेंडेशन बस दे देना, ठीक है। अब मैं अगले वाले जो आपका क्लास है उसमें ये भी बताऊंगी कि अगर एग्जामिनर आपको कोई लफ्ज, एक सीक्रेट कोड वर्ड्स होते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी, अगर वो कहता है ये करो तो तुमने रिकमेंडेशन नहीं डालनी, कंक्लूजन पे खत्म कर देना, और कंक्लूजन फिर तुम जरूर दोगे जब रिकमेंडेशन नहीं डालनी।
अगर रिकमेंडेशन डालनी है तो कंक्लूजन तब देना जब आपके पास टाइम होगा लिखने का, अगर नहीं होगा तो पता क्या होता है, आप ऑनलाइन जब दे रहे होते हो ना पेपर, या आप वहां पे टाइप कर रहे होते हो, तो आपकी स्क्रीन डिसॉल्व हो जाती है, आप सबमिट नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान करना जरा इस चीज का। तो आपको ये मैं सारा आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि इस तरह से आपने करना है। अब हम आपको जरा दिखाने शुरू करने लगे हैं। एक रिपोर्ट है जो एक्चुअली मेरे पास, मैं ट्राई करूंगी कि अगर मैं इसको टाइप भी करवा सकी, लेकिन एक्चुअली ये जो रिपोर्ट हम करने जा रही है ना, अभी देखने जा रही है, इसका मसला पता क्या है, ये चूंकि स्कैन की हुई है तस्वीर है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकी। इसको नोट करते जाओ मेरी बात को, मैं इसके साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। मैं आपको फॉर्मेट जो है वो वैसे मैं आपको अगले वीक में सिखाऊंगी। 2 फॉर्मेट सिखाऊंगी, उनको क्रैम कर लेना, उसको अपने नोट्स पे नोट कर लेना, बस वो ही करना, उसके अलावा ना सोचना, ठीक है? आप ये मैं आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ मैं पता क्या सिखा रही हूँ, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसका कंटेंट क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसके अल्फाज क्या है, वो हमने कैसे सीखने हैं। अब इसने हेडिंग दी, एक रिपोर्ट है, उसकी हेडिंग है जी, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फर्म। पहले मेरी बात गौर से सुन ले। ग्रीवेंसेस शिकायत को कहते हैं, मसाइल शिकायत। एक फर्म है, उसके स्टाफ को बड़ी शिकायत है, उस शिकायतों के ऊपर आपको भेजा गया कि जी आप रिपोर्ट बनाई, लोग क्यों इतनी शिकायत कर रहे हैं, उनको क्या इश्यूज है, तो उस पर एक रिपोर्ट बनी है। अब मेरी बात सुनते रहिए। इंट्रोडक्शन में उसने लिखा, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड। अब ये रिपोर्ट काफी एक पुरानी बनी हुई है, लेकिन चूंकि ये बहुत समझाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट सारा सिखाऊंगी, पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा। रिपोर्ट बनी है, इंट्रोडक्शन में इसकी जगह टर्म ऑफ रेफरेंस कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में कहता है, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू वाइडे, इसको वाइडे बोलते हैं, यानी रेफरेंस है। योर लेटर नंबर 786 तुम्हारा लेटर नंबर था, आप इसकी जगह कुछ और लिखते, रेफरेंस नंबर आपको सिखाए है ना मैंने, आप उसमें कोई रेफरेंस नंबर डाल दें। डेटेड, उस आगे जिस डेट को आपने खत लिखा था कि जी मुझे एक खत आता है और मुझे इंस्ट्रक्शन आती है मेरे बॉस की कि जी आप एक रिपोर्ट बना के लाएं, तो मैंने उस खत का रेफरेंस दिया है। तो मैंने कहा, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर दिस, जो डेटेड इस डेट को मुझे मिला, इन विच आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेज ऑफ स्टाफ एट डिफेंस ब्रांच। डिफेंस ब्रांच की जो में स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, उनकी कुछ शिकायत हैं, आप इसको दूर करना चाहता, आपका बॉस हेड ऑफिस में बैठा है, वो कहता है मुझे रिपोर्ट दे दो। द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू। ये वाली जो लाइनें सारी मैंने कही है ना ऊपर, ये सब याद कर सकते हो, सब याद कर लो। सिर्फ फर्क कर लो, वाइडे की जगह टू यू विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर कर दो, लेटर का कुछ और रेफरेंस डाल दो, डेट चेंज कर दो, मुझे रिपोर्ट करने को कहा गया। अब रिपोर्ट ऑन के बाद जो टॉपिक एग्जामिनर आपको देगा वो टॉपिक लिख देना। अब ये तो ग्रीवेंस का टॉपिक है ना, वो आपको बताएगा क्या टॉपिक है। अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो आपने यहाँ पर हेडिंग बदल दी, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस की जगह पे जो भी आपका मसला वो बताएगा। आगे फिर मैंने याद कर लिया हमेशा के लिए, द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू। और मेरी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स भी है और रिकमेंडेशंस भी है। बात समझ में आ गई? ये मैंने रट्टा लगाया हुआ, मैंने लिख दिया, मेरे सवाल आया मैंने लिख दिया। अगला मेरी हेडिंग आ गई मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी जब आप लिखेंगे, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हेडिंग जो है उसको बोल्ड कर देना, लेकिन अंडरलाइन ना करना प्लीज। अंडरलाइन करना बहुत बुरा होता है, ये बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसमें मैं हटा नहीं सकी, तो आपको बता रही हूँ अंडरलाइन हेडिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे आपने बोल्ड कर देना। एक और बात याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं, अगली लाइन में बगैर स्पेस दिए लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब अगली हेडिंग आती है जैसे मेथोडोलॉजी की, वहां पर स्पेस दे देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप ऐसा ही करना, ठीक है? इंट्रोडक्शन किया, बगैर स्पेस के आगे लिखा, आगे स्पेस छोड़ी, मेथोडोलॉजी आ गई। मेथोडोलॉजी में उसने पहली मेथोडोलॉजी कही है, आई विजिटेड द ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स।
आप अगर नोट करो ना तो इस तस्वीर में आप लोगों को बुलेट्स नजर आ रही हैं हाथ से बनी हुई, और लाइनें लाइनें मैंने लगाई हुई है, ये मैंने हाथ से लगाई। यहाँ पर मैं ये बताना आपको चाह रही हूँ कि मेथोडोलॉजी का एक पॉइंट नहीं बताना, ज्यादा बतानी है। अभी मैं आपको यहाँ से फाइंडिंग्स, जितनी मेथोडोलॉजीज होती हैं हम कोशिश करते हैं उतनी ही फाइंडिंग्स भी बताएं। तो मैं आपकी फाइंडिंग्स यानी जो मैंने फैक्ट्स वहां पर हासिल किए उसकी बेस के ऊपर मैं मेथोडोलॉजी के पॉइंट्स को बढ़ा सकती हूँ, और आप भी बढ़ा सकते हैं। नोट कीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग्स। अब आप गौर करें, मैंने हकीकत पाई, फाइंडिंग्स में मैंने क्या पाया। आफ्टर थरा इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट विच इज गिवन बिलो। ये लाइन मैंने रट्टा लगा लिया, मैंने हर रिपोर्ट में लिखना है, हर रिपोर्ट में, ठीक है। मैंने थरा इंक्वायरी की है और मैंने रिपोर्ट जो है लिखी है वो ये है। अब मैंने नीचे उसके फाइंडिंग्स जो यानी हकीकतें जो मुझे हासिल हुई वो मैंने लिखी। अब गौर कीजिए, लोग क्यों परेशान थे, लोगों की शिकायत क्यों थी। अब मैं इसकी आपको रीजन बताती हूँ। सबसे पहले है द प्रेजेंट अनप्लेजेंट सिचुएशन इज द आउटकम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द स्टोर कीपर। अभी जो सिचुएशन है जिसमें लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, शिकायतें हैं, वो क्या है, उसका आउटकम क्या था। टर्मिनेशन मीन नौकरी से निकाल दिया एक स्टोर कीपर को, हु फेल इल लास्ट मंथ। वो बीमार हो गया था पिछले महीने, एंड रिमेन्ड एब्सेंट फॉर 2 वीक्स विदाउट इंटीमेशन। और वो 2 हफ्ते क्या रहा, बगैर बताए छुट्टी की। द ब्रांच मैनेजर टर्मिनेटेड हिम विदाउट गिविंग हिम अ चांस ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब वो वापस आया तो उसे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। बेचारा हो सकता हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हो, उसके पास रिसोर्सेज ना हो, उसके पास फोन करने के रिसोर्सेज ना हो, तो उसने टर्मिनेट कर दिया, सुना ही नहीं। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द ऑफिस स्टाफ। देखिए, जब आप किसी एक को फायर कर दें, आपके साथी कई सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, वो इनसिक्योर हो जाएंगे। वो कहते हैं कैसा है ब्रांच मैनेजर, आज इसको छोड़ा है, कल हमें कहेगा बाहर निकलो, छुट्टी करो, सारे छुट्टी कर लेंगे, जब मर्जी कर देगा। वो सारे लोग जो है बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा जी हमने काम नहीं करना। दूसरी मैंने फैक्ट्स क्या ढूंढे। दूसरा फैक्ट ये है, नंबर बी, व्हेन द इशू वाज रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टाफ यूनियन। जब इशू जो है, स्टाफ यूनियन का जो बंदा होता है प्रेसिडेंट, वो तो मजदूरों के लिए, वर्कर्स के हक में काम करता है ना। उसके प्रेसिडेंट ने जब इस इशू को रेज किया, द ब्रांच मैनेजर मेड हिज बिहेवियर स्टिल हार्डर। अपना बिहेवियर सख्त कर दिया एंड रिफ्यूज टू टॉक टू हिम, और कहा मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, बस जो मैंने फैसला कर लिया कर लिया। एज अ रिजल्ट द स्टाफ वेंट ऑन स्ट्राइक। अब आपका स्टाफ छुट्टी पे, स्ट्राइक पे चला गया, एंड डिमांडेड रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोर कीपर। वो कहता है कि पहले इस स्टोर कीपर को जिसको आपने फारिग किया है, इसको रिस्टोर करें, वापस इसकी नौकरी पे लेके आए, हम फिर काम पे आएंगे, वरना हम फैक्ट्री बंद पड़ी है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, दिस सिचुएशन ऑल्सो गेव देम अ चांस टू प्रेस देयर अदर डिमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, दे डिमांड एनुअल बोनस। अब देखिए ना, वो कहते हैं ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हुआ ये कि जब पहले आप उनको ओवरलुक करते गए हो, ओवरलुक करते गए हो, उनको कोई बोनसेस नहीं देते थे, एनुअल बोनस भी खा लिया आपने। अब आपको पता चला उन्होंने स्ट्राइक पे बैठे हुए, वो कहते हैं बोनस भी देंगे, दूसरी बात मानी। एक और पॉइंट आ गया। तीसरा था, their demands also included free medical which is available to officers and other senior staff। अब एक और मसला जी, सीनियर स्टाफ तो बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाके लेटता है, और सारे उसके फ्री सारे आप करते हैं, हम बेचारे गरीब, हम तो जाके पैसे देते हैं, तो हमें फ्री किया जाए। अब ये सारे मसाइल आ गए। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि जी ये सारे फैक्ट्स आपने जब देखे, तो आप देखिए आपके जो मेथोडोलॉजी, ये सारी इमेजिनेशन से आप करते हो, ठीक है। पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन, इमेजिन एंड राइट इट डाउन। तो आपके इमेजिनेशन में क्या होगा। अब आप कैसे देखिए, यहाँ पर वो ऊपर मेथोडोलॉजी में आ जाओ, तो मैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ। एक पॉइंट कहा कि मैंने स्टाफ मेंबर से, मैंने सेवरल टाइम विजिट किया, स्टाफ मेंबर से बात की, 1। नंबर 2, मैंने प्रेसिडेंट स्टाफ यूनियन से मीटिंग रखी,
नंबर 2। नंबर 3, ब्रांच मैनेजर के साथ मैंने राब्ता किया। नंबर 3, समझ आ रही है बात की। नंबर 4 ये है कि आपने सारे ये जो बोनसेस का और इसका स्टेटस भी चेक किया और आपको पता चला कि ऐसा ही हो रहा है, तो आप अपनी मेथोडोलॉजी में खुद से चीजें ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छी डिमांडिंग हो जाएगी। इसके बाद कंक्लूजन आ गया, द प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वर्क। अब ये जो पहली लाइन है इसका रट्टा लगा सकता है, क्रैम कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वर्क। अब प्रिंसिपल जो कंक्लूजन निकाला वो क्या था, दैट स्टोर कीपर वॉज अनजस्टली टर्मिनेटेड, उसे बेइंसाफी के साथ टर्मिनेट किया गया बाय द ब्रांच मैनेजर। द ब्रांच मैनेजर अडॉप्टेड अ वेरी स्ट्रिक्ट बिहेवियर, क्योंकि आपने उसको भी इंटरव्यू किया होगा, आपने जिसको टर्मिनेट किया है ना उसको भी इंटरव्यू किया होगा, आपकी ऊपर मेथोडोलॉजी में ये भी होना चाहिए। और उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, एज ही टर्मिनेट द स्टोर कीपर विदाउट गिविंग हिम अ चांस ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन किए बगैर ही कहा कि जाओ तुम नहीं काम कर सकते। ये कंक्लूजन है। आपका दिल चाहता है कंक्लूजन लिखिए, आपका नहीं टाइम है, नहीं मैच होता, आप सोचे कि नहीं मैं लिख सकता, लेकिन अगर आप लिखना सीख लें तो आपके काम आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी होती हैं जिसमें रिकमेंडेशन नहीं होती, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीक में समझाऊंगी। लास्ट इसका पॉइंट है, अब आपने रिकमेंडेशंस दी है, अब जरा गौर कीजिएगा, आपकी रिपोर्ट खत्म हो रही है, रिकमेंडेशंस में आपने फिर लाइन को क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया, इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग आई एम स्ट्रांगली ऑफ द व्यू दैट, यानी या माय रिकमेंडेशंस आर एज अंडर, आप ये भी लिख सकते हो। अब रिकमेंडेशन में नंबर 1 कहा, टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ द स्टोर कीपर शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली, फौरन उसके टर्मिनेशन ऑर्डर वापस लें, बिकॉज if find no justification in terminating a person without giving him a chance of explanation, क्योंकि यहाँ पे it है ये वर्ड, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी पर्सन को बगैर एक्सप्लेन किए टर्मिनेट कर दें। दिस विल ईज टेंशन अमंग द एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज के दरमियान टेंशन खत्म हो जाएगी, बाकी सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कहेंगे शुक्र है ये वापस आ गया, वो कम से कम थोड़े से कहते ना थोड़े से अपने पॉइंट से भी थोड़ा सा कहेंगे अच्छा ठीक है हम आपके बोनसेस पे काम कर रहे हैं, आपकी मेडिकल पे भी काम कर रहे हैं, आप काम तो शुरू करें। मैं ये नहीं कहती अच्छी बात है, लेकिन मैं एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कैसा हो सकता था, ताकि फौरन के फौरन आप कम से कम काम तो शुरू करवाएं ना। नंबर 2, आपके पास रिकमेंडेशन, द एम्प्लॉइज ऑफ द डिफेंस ब्रांच हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द फ्री मेडिकल एड whereas the officer already enjoy this facility. Deprived of का मतलब है महरूम करना, डिफेंस ब्रांच के लोगों को महरूम रखा है आपने मेडिकल एड से, जबकि ऑफिसर्स जो हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट द ऑफिस स्टाफ शुड आल्सो बी ऑफर्ड फ्री मेडिकल एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है फौरन के फौरन उनको मेडिकल एड दे दी जाए। नंबर 3, फाइनली द ब्रांच मैनेजर शुड बी आस्क्ड टू बी पोलाइट एंड काइंड टू द ऑफिस स्टाफ, उसके साथ एक काउंसलिंग करें, उसको समझाएं कि वो स्टाफ के साथ रहे सही तरह से। ही शुड डील विद द एम्प्लॉइज अफेयर्स सिंपैथेटिकली, वो इनके मसलों को सिंपैथेटिकली हल करे, उनको डील करे। और अगर मैं और आप लिख रहे हो रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट में एक भी एडिशन ये भी कर सकते हैं कि ब्रांच मैनेजर को टेम्परेरीली दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दें, ताकि वो पता क्या होता है, जो सीनियर होता है अगर वो डाउन चला जाए तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो बड़ा उसको फील होता है, ठीक है उसने जो भी फैसला किया होगा या उसने, मैं इस पे हम क्रिटिसाइज नहीं करे ब्रांच मैनेजर पर, कोई ऐसे हालात हो गए होंगे उसने ऐसा किया होगा व्हाटएवर, तो आपने यहाँ पर ये भी हम कर सकते थे। एक पॉइंट और मैं लिख सकती थी यहाँ पे, ये जब मैंने सारे रिकमेंडेशंस दे दी उसके बाद आखिरी लाइन फिर मैंने हमेशा के लिए उसको मैंने याद किया हुआ है, वो मैंने हर रिपोर्ट पे लगा दी, लिखा है आई होप द अबव रिपोर्ट इज एनफ टू ब्रीफ यू अबाउट, जो भी इशू है यहाँ पे ग्रीवेंस का इशू है, अबाउट समथिंग जो भी है, however if any point requires clarification I may be called at any time convenient to you। अगर ये आप हर खत में लिख सकते हैं, हर सॉरी रिपोर्ट में लिख सकते हो, however if any point requires clarification, अगर किसी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, I may be called, मुझे बुला लिया जाए, at any time convenient to you, जो आपकी कन्वीनियंस पे है। खत्म रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट को क्या हुआ, डन। अगर आपको ये रिपोर्ट समझ में आई है
अब मैं अगले वीक आपको इसमें से 2-3 रिपोर्ट्स आपके साथ पढ़ूंगी, आप मेरे साथ पढ़िएगा, मैं आपको रिपोर्ट्स भेजूंगी। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, कैप्लन की बुक है, आपके पास उसकी सीए की बुक है, या आपके पास कोई और बुक है, आप उसमें से देख सकते हैं रिपोर्ट्स को, आप देखना शुरू कर दें। आप देखें कि जो मैंने आपको कराया है कंपेयर करके देखें आपको क्या समझ आती है कि यू थिंक इट्स फाइन, ठीक है, तो आप इस चीज को देखिएगा। बस इतनी सी बात है, ये आपका रिपोर्ट का पूरा है। इसकी हेडिंग जो है वो आप याद कर लो अच्छी तरह से, जो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाई है। उसमें आपने लिखना है हमेशा ही रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन या टर्म ऑफ रेफरेंस, मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर, फाइंडिंग्स जो कि फैक्ट फाइंडिंग्स है, आपने क्या फैक्ट्स लिए, कंक्लूजन दिया आपने, और फिर आपने रिकमेंडेशन दी, और समरी आपने नहीं दी। अब मैं आपको सिर्फ बिफोर आई लीव मैं आपके 2 मिनट आपके सवाल भी सुनती हूँ। आपको बस ये मैंने बताना है कि आप एक प्लीज काम कीजिए कि मैंने पहले भी क्लास में कहा था सीआर और जीआर आपकी एक ड्यूटी होनी चाहिए। एक तो आपको क्लास रेगुलर पढ़नी चाहिए, आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए क्लास में, आप जो है रिकॉर्डेड ना पढ़े। दूसरी बात आपसे ये कहनी थी कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग में होते हैं, क्योंकि जो जॉब वगैरह करते हैं या जिनका टाइम नहीं मैच किया था उन्होंने शुरू में ही कहा था मुझे। एक बात आपको जरूरी बतानी है, वो ये है कि अगर कोई आपको सवाल है, आप प्लीज अपना सवाल फॉरवर्ड कर दिया करो जीआर को। वो यहाँ पर ड्यूरिंग लेक्चर वो सवाल लिखा करें, मैं उस पर आपको जवाब दिया करूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई ऐसा जवाब है जो जरा डिटेल मांगता है, मैं उसको व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करूंगी, क्योंकि मैं आपको वहां पर और जो आपको नहीं कर सकती अलावा बात करना, क्योंकि वो आप फिर इतनी बातें करते हैं कि असल बात गुम हो जाती है। अभी आपको नोट्स जो मिले थे प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट जहां जहां पढ़ी है आपका दिल चाहता है उसको देख लीजिएगा, और मैं आपको फिर इसको इंशाल्लाह अगले वीक हम कर पाएंगे खत्म। ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है जी काशिर नाम है, जुहेब, काशिर जुहेब, ठीक है। आपने अभी नए हैं, आप ज्वाइन करेंगे, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अभी तक हमारे स्टूडेंट जो है वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे कह रहे हो काइंडली रिप्लाई, हाँ जी मैं करती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ। और देखो काशिर, आप एक नंबर है, मेरा नंबर आप जरा नोट करो, मैं बोलती हूँ आप नोट करो, मुझे अपना नंबर भेजो, मैं आपको सीआर का नंबर भेज देती हूँ, ठीक है। तो आप इसको जरा करें, या मैं चेक करती हूँ, चलें ऐसे करें, आपको सीआर का नंबर ही मैं बोलती हूँ, आप प्लीज नोट कर लो। आपको सीआर का नंबर जो है मैं दे रही हूँ, जस्ट अ मोमेंट जी। सीआर का नंबर है, नोट करो, 0304205696 0304205696। आप इससे राब्ता करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, मेथोडोलॉजी रिवाइज कर दें। मेथोडोलॉजी है अगले भी वीक में सारा बताऊंगी। मेथोडोलॉजी का मतलब है तुमने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, वकार अली पूछ रहे हैं, आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, किसके लिए, रिपोर्ट के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए। आपने रिपोर्ट का सारा डेटा इकट्ठा किया, उस पर रिसर्च की है, किस मेथड से की है, जैसे आपने सर्वे किया है, आपने इंटरव्यू किए हैं, आपने मीटिंग रखी है, ठीक है, तो आपने इंस्पेक्शन की है, पुराने रिकॉर्ड चेक किए हैं, ये सारी आपकी मेथोडोलॉजी के हिस्से हैं। आपने सिर्फ बुलेट्स डाल डाल के या नंबरिंग ABC 1 2 3 करके आपने पॉइंट्स बताने हैं, बस एग्जामिनर वुड बी हैप्पी कि बस ठीक है, हमें पैराग्राफ नहीं लिखने इसके ऊपर और बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे, ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और इंट्रापर्सनल का आपको कल भिजवा दूंगी नोट्स। ये वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे अगले वीक में, पहले मैं आपको इसकी सारी करवा दूं, ये जो स्पेसिमन है, ये सैंपल है, करवा कर फिर मैं आपको सारा जो है इसकी थ्योरी के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।